नमस्कार दोस्तों, दिस इज तृप्ति और आप देख रहे हैं थिंक बिग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा विकास के अवधारणा और अधिगम से संबंध। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखेंगे लास्ट वीडियो की प्रश्न मंजूषा, जो कि 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन बाकी थे। तो हम देखेंगे 3rd क्वेश्चन। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। विकास अधिगम की ओर जाता है, यह किनके द्वारा कहा गया है? वैगोट्स्की, पियाजे, ब्रूनर, मर्सिया। तो विकास अधिगम की ओर जाता है, ये कहा गया है पियाजे द्वारा। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाले परिपक्वता पर। तो इसका सही उत्तर है मानव का विकास उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटरनल फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, external factors affecting of child development, educational importance of child development principles, child psychology, utility and importance of child psychology, और अंत में देखेंगे एक क्विज करना ना भूलें, क्योंकि आपको आपका कितना आकलन हुआ है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इस टॉपिक की मॉक टेस्ट ज़रूर सॉल्व करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, समय के साथ किसी व्यक्ति में हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को उस व्यक्ति का विकास कहा जाता है। विकास के आयाम शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, मानसिक विकास आदि। बालक के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य प्रकार के विकास कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। इन सिद्धांतों को बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा परिपक्वता के स्तर का ज्ञान होना आवश्यक है। बाल विकास के सिद्धांत, सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। दूसरा है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिक पिछड़ा या मंद होता है। अगला है विकास क्रम की एकरूपता। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। जैसे कि मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है, और इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि क्रम देखने के लिए हमें मिलता है। अगला है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे कि शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, लेकिन कुछ कारणवश या कुछ कालवश यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगला है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर यूं ही हाथ मारने या फिर फैलाने की चेष्टा करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, लेकिन बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह जो क्रियाएं हैं उसकी आँखों और
वांग जो भी बोलने के तक जो है वो सीमित हो जाती है। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है, जैसे कि वो सभी व्यक्तियों को शुरू शुरू में पापा, दादा, मम्मा ऐसे ही संबोधित करता है, लेकिन इसके पश्चात वो केवल जैसे उसको पता चलता है, उसका विकास होता जाता है, वो सिर्फ अपने पिता को ही पापा कहेगा, मामा को ही मामा कहेगा, ऐसे उसमें विकास होता जाता है। मतलब कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी आयाम जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे कि देखें, जिन बच्चों में औसत से वृद्धि अधिक होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता, अगर एक क्षेत्र में बालक पिछड़ रहा है तो वही उसकी प्रगति में भी बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। अगला है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। फिर सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अगला है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि देखिए, एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में भी पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर टांगों को, इसके बाद अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना, चलना सीखता है। मतलब विकास की दिशा का सिद्धांत यह कहता है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। अगला है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। जैसे किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसकी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वह आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकता है। अगला है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य करता है, वहाँ वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अगला है बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण। वंशानुगत कारण, शारीरिक कारण, बुद्धि, संवेगात्मक कारण, सामाजिक प्रकृति। सबसे पहला है वंशानुगत कारण। बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसकी आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। हेरिडिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि यदि बालक के माता पिता गोरे हैं तो उनका बच्चा गोरा ही होगा, किंतु यदि माता पिता काले हैं तो उनके बच्चे काले ही होंगे। इसी प्रकार माता पिता के अन्य गुणों के गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से चले जाते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रभावशाली एवं सुंदर हो सकता है एवं कोई बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर। दूसरा है शारीरिक कारण, फिजिकल फैक्टर्स। जो बालक जन्म से ही
दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी शारीरिक बाधा से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं, वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे असंतुलित शरीर, मोटापा, कम ऊंचाई, शारीरिक असुंदरता इत्यादि बालक के असामान्य व्यवहार के कारण होते हैं। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला है बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि को सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिस प्रकार बालक की सीखने की गति अधिक होती है, उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज, विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अगला है संवेगात्मक कारण। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जैसे कि अगर बालक अत्यधिक क्रोधित या फिर भयभीत रहता है, अथवा यदि उसमें ईर्ष्या है, वैमनस्यता है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। मतलब संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते। अगला है सामाजिक प्रकृति, सोशल नेचर। बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा, उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भौतिक अथवा भाषा संबंधी विकास पर भी उतना ही अनुकूल पड़ेगा। सामाजिक दृष्टि से कुशल बालक अपने वातावरण से दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। तो आगे बढ़ते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारण, एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो उसके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की आशा कैसे की जा सकती है, और यदि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा न होगा तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। अगला है जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो, वह माँ के प्यार के लिए तरसेगा ही। ऐसी स्थिति में उसके सर्वांगीण विकास के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। मतलब जीवन की किसी दुर्घटना का भी बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला है भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का प्रभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अगला है सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर गरीब बच्चों को नहीं मिलता। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका सामाजिक और मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। अगला पॉइंट है बालक विकास के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व। बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर सभी बालकों से हर प्रकार के विकास की समान उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब कि बालक विकास के सिद्धांतों से शिक्षकों को यह पता चलता है कि वृद्धि और विकास की गति और मात्रा सभी बालकों में एक जैसी नहीं पाई जाती। इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सभी बालकों से हर प्रकार के विकास की समान उम्मीद नहीं की जा सकती। अगला है उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। बाल मनोविज्ञान बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने में उपयोगी होता है तथा स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको शिक्षित करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न मंजूषा की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला,
विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। सभी के विकास की दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही उत्तर है सभी के विकास की दर समान नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। ए एवं बी, बी एवं सी, ए एवं सी, ये सभी। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक सभी है। आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जीवन की घटनाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थी को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा? शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक, आर्थिक रूप से संपन्न बालक, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो सी, डी, ई, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।